बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से जितने भी फिर सब टॉपिक्स आते हैं उनको हम इस क्लास के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है। ठीक है, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन यानी कि जो सेंटेंस की जो बनावट है उस एतबार से सेंटेंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स या बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। बाकी एडजेक्टिव्स भी आते हैं, एडवर्ब्स भी आते हैं, प्रेपोजिशंस भी आती हैं, कंजंक्शंस भी आते हैं, इंटरजेक्शंस भी आते हैं। लेकिन उनका सेंटेंस के स्ट्रक्चर के एतबार से कोई इतना खास रोल नहीं होता। सेंटेंस के अंदर जो बुनियादी किरदार होता है वो बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट्स का और कॉम्प्लीमेंट्स का होता है। तो इन इंग्लिश द बेसिक सेंटेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of subject, verb, object, and complement. And there are several sentence structures in English. Let me tell you this कि these we will be discussing on 5 structures. बट सिर्फ ये 5 ही नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, देर आर अराउंड 25 प्लस 26 27 तक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बट वो सारे के सारे आपके लिए रेलेवेंट नहीं हैं। और इवन जो एडवांस ग्रामर है उसमें भी वो रेलेवेंट नहीं होते। इवन एडवांस ग्रामर तक भी आप जाते हैं तो यही 5 ही आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप एडवांस से भी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। और मोस्टली जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो जो राइटर्स होते हैं वो जब राइटिंग की क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर फिर उनको बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। बट एज अ स्टूडेंट यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दीज 5 बेसिक फॉर्मेशंस। यानी कि ये सेंटेंस की टाइप्स नहीं है, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो पहला जो है दैट इज एसवी, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट एंड वर्ब पे ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एस बी यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट एंड वर्ब पे मुकम्मल हो जाए। फिर एस बी ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये वो सिचुएशन होती है कि जिसमें आपके पास जो वर्ब होता है ये बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सर क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने के बाद क्या खुद से इंग्लिश लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है अगर आप इनको ट्राई करेंगे। आप इनको जाके जो आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स दी जाती हैं, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो इंग्लिश है वो फाइन ट्यून होगी। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है लिखने के लिए। लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं बैठे बैठे तो आपको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तो जो 5 पॉसिबिलिटीज हैं उसमें द फर्स्ट वन इज एस बी यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब। देन एस बी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देन एस बी सी सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। ये वो सिचुएशन होती है कि जब आपके पास वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब होता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर लिंकिंग वर्ब होगा तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। फिर होता है एस वी ओ ओ। ये वो वाला स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें आपके पास वर्ब जो है ये डाय ट्रांजिटिव होता है। जब डाय ट्रांजिटिव होगा तो फिर एस वी ओ ओ बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वो ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज ऑलरेडी भी हम लोग अलोंग द वे इसको डिस्कस कर चुके हैं। और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है दैट इज एस वी ओ सी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये वो सिचुएशन होती है कि जिसमें आपका जो वर्ब है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। पहले स्ट्रक्चर में जो वर्ब होता है ये इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता भी जाता हूँ। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आपके पास जो वर्ब होता है वो मोनो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें जो आपके पास वर्ब होता है ये बेसिकली एक लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, जो चौथा स्ट्रक्चर है इसमें आपका जो वर्ब होता है ये बेसिकली डाई ट्रांजिटिव होता है। और जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास जो वर्ब होता है ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। अब अगर आप इन सिर्फ ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, अगर आप इन्हीं की जो डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई हैं, साथ एग्जांपल्स के साथ समझाई हुई हैं, अगर आप उन्हीं को ही गौर से देख लें तो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाता है। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती।
मोनोट्रांजिटिव में आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लिंकिंग वर्ब की सूरत में आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। डाई ट्रांजिटिव की सूरत में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की सूरत में आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज एस बी। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन दिस structure the sentence contains a subject followed by a verb. The subject performs the action described by the verb, and there is no object or complement in this sentence type. जैसे she sings regularly, तो she इसमें subject है और sings इसमें क्या है, verb है। The sun sets in the west, the sun इसमें क्या है, subject है, और sets इसमें क्या है, verb है। ये जो in the east है ये कोई complement या object नहीं है, ये सिर्फ एक adverbial phrase है। He runs, तो इसमें he subject है और runs इसमें क्या है, verb है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग एस वी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। द सेकेंड वन इज एस वी ओ। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर द सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स अ बुक, तो शी इसमें सब्जेक्ट है, रीड्स इसमें वर्ब है और अ बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे ईट पिज्जा एवरी डे, एवरी फ्राइडे, तो इसमें दे जो है ये सब्जेक्ट है, ईट इसमें वर्ब है और पिज्जा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई वॉच द मूवी, तो आई इसमें सब्जेक्ट है, वॉच इसमें वर्ब है और अ मूवी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज एस वी सी, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स होते हैं। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर द सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो है इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सच एज इट्स स्टेट, यानी उसकी हालत या उसकी आइडेंटिटी जो है वो इसमें हमें पता चलती है। जैसे शी इज हैप्पी, तो अब इसमें शी जो है ये सब्जेक्ट है, इज इसमें हमारे पास वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी इसमें कॉम्प्लीमेंट है, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट। बिकॉज वाई इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज देर इज नो एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म। लिंकिंग वर्ब है सिर्फ बीच में। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता होता है, कॉम्प्लीमेंट आता होता है। और वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर नाउन हो तो हम उसको प्रेडिकेट नाउन बोलते हैं, और अगर वो एडजेक्टिव हो तो फिर हम उसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोलते हैं। ही बिकेम अ डॉक्टर, तो ही इसमें क्या है, ही इसमें सब्जेक्ट है, बिकेम इसमें वर्ब है और डॉक्टर क्या है, अ डॉक्टर इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मतलब इसमें जो है आप ये मत समझिएगा कि बिकेम इसमें एक्शन वर्ब है और डॉक्टर इसमें ऑब्जेक्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे सीम टायर्ड, तो दे इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है और सीम जो है इट्स वर्ब, और टायर्ड इसमें क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा सर, ही ठीक है। इज अडॉप्टेड, ही इज अडॉप्टेड, यस, ही इज अडॉप्टेड जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट होगा। ही इज अडॉप्टेड, ही इज अडॉप्टेड जो है ये एस वी सी होगा। और अगर हो ही हैज अडॉप्टेड अ कैट, फिर क्या होगा, इकान, ही हैज अडॉप्टेड अ कैट, तो फिर हो जाएगा एस वी ओ। सेकंड। ठीक है, एस वी ओ हो जाएगा। ही इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा और हैज अडॉप्टेड जो है वो वर्ब बन जाएगा और अ कैट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है दैट इज एस वी ओ ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कब होता है, जब वर्ब आपके पास क्या होता है, जब वर्ब आपके पास डायट्रांजिटिव होता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, an indirect object and a direct object. The indirect object typically refers to the person or thing that benefits from or is affected by the action, while the direct object is the thing that is directly affected by the verb. ये चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे शी गेव हिम अ गिफ्ट, तो शी इसमें जो है सब्जेक्ट है और गेव इसमें वर्ब है, हिम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट जो है ये इसमें क्या है, ये इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सेंट हर अ लेटर, तो आई इसमें सब, यार मुझे मेरी ग्लासेस दे दें प्लीज। आई जो है ये इसमें सब्जेक्ट है और सेंट इसमें वर्ब है, भेजा क्या गया, लेटर, तो लेटर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर जो है ये इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे बॉट अस अ प्रेजेंट, तो दे इसमें सब्जेक्ट है, बॉट इसमें वर्ब है और यू नो अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ प्रेजेंट जो है ये इसमें क्या है, दैट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द लास्ट स्ट्रक्चर इज एस बी ओ सी।
और ये कब होता है? जब आपका वर्ब जो है ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। एंड इन दिस स्ट्रक्चर द सेंटेंस इंक्लूड द सब्जेक्ट, अ वर्ब, a direct object and a complement, and that complement gives more information about the object. ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात आपने याद रखनी। जैसे शी पेंटेड द वॉल ब्लू, तो अब इसमें शी सब्जेक्ट है, पेंटेड इसमें वर्ब है, क्या चीज पेंट की गई? द वॉल। और ये जो ब्लू है ये इस वॉल को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ही फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, फाउंड इसमें वर्ब है, और द बुक जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग बुक की क्वालिटी है, तो ये बुक के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी करेंगे छोटी सी एक्सरसाइज। सर ब्लू एडवर्ब नहीं होगा क्योंकि वॉल नाउन है। नहीं तो वॉल अगर नाउन है तो फिर ब्लू ब्लू एडवर्ब कैसे हो जाएगा? बताएं मुझे। खुद सोचो ना, मतलब ये आपने, आपके सवाल के अंदर ही लॉजिक मौजूद है। एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है ना बेटा। एडजेक्टिव जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट के लिए, एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जब आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अगर यहाँ पे हो, लेट सपोज इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ कि शी पेंटेड द ब्लू बॉल। अब यहाँ पे क्या ब्लू जो है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? बताएं भाई। नो नो सर। सर, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि वो दीवार ऑलरेडी नीली थी और उसने उसको पेंट किया, अब पता नहीं कौन सा कलर उसने उसमें पेंट किया। और अगर मैं कहता हूँ कि शी पेंटेड द वॉल ब्लू, तो इसमें क्या होगा कि उसने दीवार पर कॉम्प्लीमेंट। नीला, दीवार दीवार पर उसने नीला रंग किया, नीली दीवार को सर अगर पेंट नहीं हमारे किया। पास आता कि शी पेंटेड द वॉल, द शी पेंटेड द ब्लू वॉल पेंट, तो फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट पिंक आ जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसे, अगर आप कहते हैं ना कि शी पेंटेड द ब्लू वॉल, शी पेंटेड द ब्लू वॉल पिंक, तो फिर पिंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। वेरी गुड, यू आर राइट आयजा। ओके। अब यस इसकी सर। जरा क्विकली एक्सरसाइज करते हैं। देर आर 3 वर्कशीट्स। तो हम ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो मैं आपको अटेम्प्ट करवा देता हूँ, और जो बीच वाली है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इंटरेस्टिंग वन है ये आप खुद से करें। ओके। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने बताना है एस वी है, एस वी ओ है, एस वी सी है, एस वी ओ है, या एस वी ओ सी है। अच्छा, शी प्लेज द पियानो। SVO। SVO. SVO. एस वी ओ। द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड। हम्म। SVC सर। वेरी गुड, एस वी सी सब्जेक्ट, और आर इसमें वर्ब है, और एक्साइटेड जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, दे गेव हिम अ प्रेजेंट। SVO। SVO। SVOO. एस वी ओ ओ। ओके, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। SVOC. SVOC। ओ सी। क्लियरली जो है ये लेसन का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्सप्लेन के लिए एडवर्ब है। हम्म। क्लियरली जो है ये लेसन के साथ अटैच हो रहा है या एक्सप्लेन के साथ हो रहा है? लेसन के साथ। लेसन लेसन के के साथ साथ। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? हम्म। क्लियरली एक एक्सप्लेन के एडवर्ब साथ है, होगा। प्लेन के साथ होगा। एक्सप्लेन के साथ हो रहा है। क्लियरली इज नॉट अ क्वालिटी, क्लियरली इज अ मैनर। ठीक है, समझ आ रही है ना? यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद शी शी सीम्ड टायर्ड। SVC. SV। एस वी सी। आई एट एन एप्पल। SVO। SVO. एस वी ओ। ही हाँ। बिकेम डॉक्टर। SVC। SVO. एस वी सी। वो कैसे SVC. होगा अनीजा? बेटा एस वी सी होगा ना बच्चे। नहीं, मैंने सी बोलना था, गलती से ओ बोल दी वो मैंने। वहाँ पेपर में गलती नहीं करनी ये वाली। ओके ठीक सर। है। दे मेड हर द प्रेसिडेंट। SVC। SVC। SV. एस वी SVOO. एस वी ओ, एस वी ओ ओ या एस वी ओ सी? SVOO. देख लो।
यस सर। SVOC। ओ ओ SVO। ये इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आए हैं। नहीं, मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, क्या वो एक ही बंदे की तरफ रेफर कर रहे हैं या दो अलग अलग चीजों की तरफ? अलग अलग। कैसे? इसका उर्दू में तर्जमा करो। एक ही बंदे को करे। एक ही है। एक ही बंदे को है। एक ही बंदे को, वेरी गुड रमेशा। एक ही बंदा है। देखो, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें ना, दे गेव हिम अ प्रेजेंट, तो हिम इसमें एक अलग चीज है, प्रेजेंट एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही बंदा है, उन्होंने उसको बना दिया क्या, प्रेसिडेंट। तो दे सब्जेक्ट है, मेड इसमें वर्ब है, हर इसका ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेसिडेंट जो है ये हर को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? SVOC। SVO। SVOC, वेरी गुड। आई फाउंड द मूवी बोरिंग। सर ये SVOC। ऊपर वाला, सर ये ऊपर वाला दोबारा समझाएं सर, समझ नहीं आया। यार देखो, जो सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ही बंदा होता है या दो अलग चीजें होती हैं? हम्म। जैसे मुझे मैं कहता पता हूँ, नहीं। नहीं पता होना चाहिए ना, हुजैफा गेव मी अ बुक। अब इसमें मुझे बताओ कि मी और बुक जो है वो एक ही चीज है या दो अलग चीजें? सर एक ही हम्म। चीज है। क्या चीज? सर एक ही है। मी और किताब एक ही चीज है? नो सर। तो अपने ना जरा दिमाग को, अब हुजैफा खोल के बैठो। ठीक है, अभी आप, मुझे लगता है गेम करके आए हो और आपका, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, डांटूंगा वरना मैं पकड़ के आपको। ठीक है, सर बिल्कुल वो एक्टिव हो जाओ। हाँ, मुस्तफा, मुस्तफा बिल्कुल जी एक्टिव हो सर। जाओ। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, अपना दिमाग खोल के बैठो। आप देखो, आप कैसे कह रहे हो कि मी और बुक जो है वो एक ही चीज है? बेटा एक चीज नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हुजैफा गेव उमर अ राइड। हुजैफा ने उमर को झूला दिया, तो उमर और राइड एक ही चीज है? नहीं सर। नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हुजैफा मेड उमर कैप्टन, हुजैफा ने उमर को कप्तान बना दिया, तो अब मुझे बताओ कि उमर और कप्तान दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? एक ही चीज। एक ही चीज है, तो फिर जो कैप्टन है ये उमर के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा नीचे वाले सेंटेंस का? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। सर समझ आ रही? गलत कर। SV होगा। SVOC। हाँ, SVOC। SVOC, ठीक है ना? जी सर। ओके। ही प्लेज फुटबॉल, इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? SVO। SVO। SVO, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें आपने इनको रीअरेंज करके, एक मैं आपको पहला बनवा देता हूँ। पहले इसको इन वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाओ। शी She रीड्स अ reads a बुक। He book. reads a book। He She reads a book. reads a book। ही रीड्स द बुक, और स्ट्रक्चर कौन सा है इसका? SV। SVO। SVO। SPO। SVO। बस। हाँ, इस तरीके से आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। Excuse me sir। जी बेटा। SVOO दोबारा समझा दें। SVO में बेटा दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि इरफा सेंट मी अ लेटर। ठीक है, तो इसमें इरफा क्या हो गया, सब्जेक्ट, Subject। और सेंट Verb। वर्ब, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ लेटर। Direct डायरेक्ट object। ऑब्जेक्ट। Direct object। तो स्ट्रक्चर क्या बना, SVOO। SVOO। Thank you ठीक है, sir। ओके बेटा, Yes sir। ओके। ऑलराइट, नाउ वर्कशीट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। आई बॉट हर अ गिफ्ट, कौन सा एस स्ट्रक्चर वी है? ओ। SVO। SVO। डी। SVO। 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 हाँ, ही इज अ टीचर। एस वी सी। SVO। SVC। SVC। और दे कंसीडर्ड द फिल्म बोरिंग। SVOC। SVOC। SVOC, शी बेक्ड अ केक फॉर द पार्टी। SPO। SVOC। SVOC, देखो अ केक और फॉर द पार्टी जो है ये केक के लिए, केक को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, केक फॉर द पार्टी। ही रन्स एवरी डे। SVC। SVC। SVO।
SVO SVC. सी क्यों? SV एवरी डे SV तो बेटा, एवरी डे कैसे? एवरी डे तो एडवर्ब है ना, एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बन सकता ये। Okay, sir. कॉम्प्लीमेंट देखो ऊपर, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कॉम्प्लीमेंट कब आता है। कॉम्प्लीमेंट आता है किसके साथ? लिंकिंग वर्ब के साथ। या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में, यानी वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और फिर कॉम्प्लीमेंट हो। तो ये आपको बताने का मकसद यही था ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड हियर वी हैव टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। अभी हम लोग सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। और इसमें से आपका हर क्लास में आपके कम से कम 2 MCQs जो हैं वो इस टॉपिक में से जरूर आते हैं। ये वाला जो टॉपिक है, 2 MCQs पक्के आते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, तो सेंटेंस की जो टाइप हैं, हम सेंटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं या इनकी टाइप्स बनाते हैं 2 बुनियादों पर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सेंटेंस जो है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इस बुनियाद पर सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, यानी कि जो उसके अंदर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होती है क्लॉजेज की, उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज कौन सी हैं, उसमें टाइप्स ऑफ क्लॉजेज कौन सी हैं, इस बुनियाद पर हम सेंटेंस की जो टाइप्स बनाते हैं वो होती हैं स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस की टाइप। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। Now, sentences are categorized by their purpose in communication. They include declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. तो फंक्शन वाइज सेंटेंस की कितनी टाइप्स हो गई? 4. चार चार सर। चार, 4 टाइप्स, declaratives, ऑप्टेटिव। yes, imperatives and exclamatories। ठीक है। डेक्लेरेटिव में, डेक्लेरेटिव का मतलब, डेक्लेरेटिव का वर्ड निकला डिक्लेयर से। डिक्लेयर का मतलब होता है कोई किसी बात को बयान करना, किसी बात के मतलब कोई स्टेटमेंट देना। नो, सुपरलेटिव इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। सुपरलेटिव जो है वो एडवर्ब की या एडजेक्टिव की डिग्री होती है, सेंटेंस की टाइप नहीं होती। अच्छा, डेक्लेरेटिव जो है, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और एन ओपिनियन। सिंपल जो बात की जा रही होती है, ठीक है। ऑप्टेटिव के मतलब मैं बताऊंगा आपको, ऑप्टेटिव्स हैं, इलेटिव्स हैं, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, ठीक है। I'll tell you about the optatives and I will also tell you why optatives are not included in this list। ऑप्टेटिव को हम फंक्शन वाइज एक सेपरेट टाइप के तौर पर हम उसको क्यों नहीं लेते। अच्छा, जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको, इनकी फर्दर फिर आगे 2 टाइप्स होती हैं। नेगेटिव, मतलब कोई भी डेक्लेरेशन है तो वो या तो किसी काम के होने के मुतालिक होगी या किसी काम के ना होने के मुतालिक होगी। अगर तो किसी काम का उसमें होना बताया जा रहा हो तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और अगर उसमें कोई काम किसी काम के होने के मुतालिक बताया जा रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली आज स्कूल गया था, तो ये पॉजिटिव डेक्लेरेटिव है। पॉजिटिव डेक्लेरेटिव्स भी इनको कहा जाता होता है और इनको असर्टिव्स भी कहा जाता है। जैनब पूछ रही थी कि क्या असर्टिव्स और डेक्लेरेटिव सेम होते हैं, तो ये कहना कि डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेम होते हैं ये बात दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कहते हो कि डेक्लेरेटिव्स और असर्टिव सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने नेगेटिव को बिल्कुल कैटेगरी से निकाल दिया। तो असर्ट का मतलब होता है सबूत, हाँ में हाँ मिलाना, किसी काम के होने के मुतालिक बात करना। और नेगेटिव होता है कि जिसमें किसी काम के ना होने के मुतालिक बात की जा रही हो। ठीक है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, मेरे अब्बू डॉक्टर नहीं है। तो बयान जो है वो किसी चीज के होने के मुतालिक भी दिया जा सकता है और किसी काम के या किसी चीज के ना होने के मुतालिक भी दिया जा सकता है। ठीक है जैनब, क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ऑल राइट सर। डेक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यही तो बताया है अभी फूकीमॉन, बच्चे यही तो बताया है कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है आप लोग सुन नहीं रहे होते। ठीक है, लिसनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद यू गाइस। आप लोग सुनते नहीं है, अपने जहन के अंदर ही पता नहीं क्या है, कोई कोई खिचड़ी पकाते रहते हैं उस्ताद को सुनने की बजाय। दिस द मोमेंट आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस, ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्या डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है? Pokemon,
सर डोरेमोन के पास नेगेटिव हाँ? भी एजर्टिव होते हैं सर। नहीं, नेगेटिव असर्टिव कैसे हो जाता है? असर्ट का मतलब ही यही होता है। असर्ट का मतलब ही यही होता है कि मतलब किसी काम के होने के मुतालिक बात करना। जैसे डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव होता है और हाँ, पॉजिटिव में डेक्लेरेटिव। एजर्टिव होते हैं। हाँ, जो पॉजिटिव होता है उसको असर्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे लाहौर, कोई भी 99% जो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग या तो किसी चीज़ के होने के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के ना होने के मुतालिक बात कर रहे हैं। देन वी हैव द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, जो सवाल पूछा जाता है। एंड टिपिकली द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड, what, who, where, or sometimes they start with an auxiliary verb. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनकी फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, ओ ओ ई क्यूज। ठीक है, ओ ई क्यूज मैं यहाँ पे सामने लिख भी देता हूँ। ओ ई क्यूज क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और उसके बाद होते हैं सीई क्यूज। ठीक है, सीई क्यूज, और इनको वाई एन क्यूज भी कहा जाता है। सीई क्यूज का क्या मतलब है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं इनको Yes, no. यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, इनको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या मुराद है? ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब यस या नो में ना दिया जा सके। असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है भाई? असर्टिव और अफर्मेटिव एक ही चीज होती है। असर्टिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव एक ही चीज होती है, एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, अच्छा। आप ना मुझे टॉपिक पढ़ाने दिया करें, उसके बाद आप पूछा करें कि सर फलां चीज किधर है। मतलब जैसे बच्चे अभी, बच्चों ने ना एक ही बात की लाइन लगा दी, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव किधर है? जैसे बता ना, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो बच्चे जो है ना वो कमेंट्स में लगे हुए हैं, ऑप्टेटिव कहाँ है, ऑप्टेटिव कहाँ है। ऑप्टेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, रब तो सबर देवे। नहीं नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, नॉट एट ऑल। गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हूँ, गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस आप लोगों के साथ थोड़ा आज ना शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा, अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? और वो जो बाकियों को लग रहा होगा शायद मैं मुस्तफ़ा को डांट रहा हूँ, ये असल में मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। हुज़ैफा और मुस्तफ़ा जो है ना, ये मेरे बड़े लाडले स्टूडेंट्स हैं। इनको मैं डांट भी लेता हूँ, इनको प्यार भी कर लेता हूँ, तो इनके साथ मेरा ये सब चलता रहता है। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। आपको प्रॉपर इसका जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप कह सकते हैं यस या नो। No, sir. नो वेयर सर। आर यू गोइंग, क्या इसका जवाब यस या नो में हो सकता है? नो सर सर। नो सर। व्हेन विल यू कम, क्या इसका जवाब यस या नो में हो सकता है? No, नो। sir. ओके। एंड हाउ इज योर फादर, क्या इसका जवाब यस या नो में हो सकता है? No, sir. नो सर। नो सर। तो जो डब्ल्यू एच फैमिली से, यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है, उससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग Yes, वर्ब्स, no. हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ डू यू नो मी, तो क्या इसका यस या नो में यस जवाब हो सर। सकता यस। Yes. है? ओके। आर यू ओके, इसका यस। जवाब यस या नो में हो सकता है। अच्छा, यस सर। विल हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, जी सर, ये हो यस बिल्कुल सकता सर। है या तो नो। जवाब हो सकता है। अच्छा, आर यू अ बॉय, यस या नो में जवाब हो सकता है। इज योर यस सर। फादर एट होम, यस या नो में इसका जवाब हो सकता है। ठीक है, एम आई योर टीचर, इसका जवाब यस या नो में हो सकता है। ठीक है ना? तो जो हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, या उनको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा। तो अब Okay. उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव्स के बाद इंपैरेटिव्स की तरफ। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे गिव अ कमांड और अ रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, यानी इसमें कोई कोई ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है। और जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको
हेडलेस सेंटेंसेस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? हेडलेस सेंटेंसेस। ये इस सेंटेंस की वाहिद टाइप है कि जिसको आप डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। एंड व्हाई डोंट वी मेंशन द सब्जेक्ट? बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है, जिस तरीके से मैथ में आप सपोज करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट इसमें प्री सपोज्ड होता है। मतलब पहले से ही पता होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको कहता हूं कि क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर जो है, इसमें यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनका सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी बिलाल बेटा। सर ये लेक्चर जो मिस हो जाए वो कहाँ पे अपलोड होगा? बेटा लेक्चर अपलोड होता है प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट जो है वो आपके ग्रुप के अंदर आपको शेयर की भी है, बल्कि ग्रुप के अंदर उसको पिन किया होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके वेलकम। अच्छा, तो सब्जेक्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू, यू जो है इसका सब्जेक्ट होता है। और वो क्या होता है, वो इसके अंदर हिडन होता है। यानी कि जब मैं कहता हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि सिट डाउन, तो इसका मतलब है यू सिट डाउन। लेकिन यू कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्री सपोज्ड है, ऑलरेडी नोन है। ठीक है, गो अवे, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ठीक है, ईट दिस, ठीक है, स्टॉप दिस, क्लोज दिस, ओपन दिस, वगैरह वगैरह। तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कहाँ किससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। फॉरबेड जो है, रिक्वेस्ट में नहीं आएगा, ऑर्डर में आ सकता है या एडवाइस में आ सकता है। फॉरबेड मोस्टली ना हम लोग एडवाइस में यूज करते होते हैं। एडवाइस में गेट लॉस्ट भी हो सकता है, यस गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, शट अप, ठीक है, स्टॉप इट, वगैरह वगैरह। जी हुजैफा। सेंटेंस में जो कमांड होता है, इसमें सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क आ भी सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भी आ सकता। तो कब आएगा सर मैं बताता एक्सक्लेमेशन हूँ मार्क? आपको। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो वो एक इंटरजेक्टरी सेंटेंस बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी जी। सर मैंने पूछा था कि फॉलो मी फिर हमारे पास यही आ जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले वर्ब आ रहा है। फॉलो मी इंपेरेटिव है। फॉलो मी जो ये आ है जाएगा तो मुझे, सिर्फ हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि प्लीज फॉलो मी फॉलो जो मी। है, अगर आप कहते हो प्लीज फॉलो मी तो रिक्वेस्ट हो जाएगी, और खाली अगर आप कहते हैं फॉलो मी तो फिर वो ऑर्डर हो जाएगा। ओके। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि शट अप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या नहीं होगा। मॉडल वर्ब्स यूज नहीं होते इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। मॉडल वर्ब्स यूज नहीं होते, मॉडल वर्ब यूज नहीं होते होते। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि यू विल क्लोज द डोर, यू विल क्लोज द डोर जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। यू विल क्लोज द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसमें आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अगर आप कहते हैं क्लोज द डोर तो फिर वो इंपेरेटिव हो जाएगा। एज आई सेड के इंपेरेटिव्स आर हेडलेस, उसमें आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते होते। व्हेन यू मेंशन द सब्जेक्ट देन इट बिकम्स अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं दे एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाओ। एक तो ये तरीका होता है कि आप कोई भी सिंपल सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर था ना लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, वाओ लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनाने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस को किस शुरू में इंटरजेक्शन लगा दें, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। दूसरा ये होता है कि व्हाट प्लस नाउन फ्रेज, व्हाट प्लस नाउन फ्रेज, जैसे व्हाट अ कैच, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मूवी, व्हाट अ वंडरफुल डे, ठीक है, व्हाट अ नाइस टीचर,
ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग क्लास, ठीक है, व्हाट अ फुलिश पर्सन। तो व्हाट प्लस नाउन फ्रेज, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, या तो फिर ये होता है कि हाउ प्लस इन्वर्टेड इन्वर्टेड सेंटेंस। सर अब इन्वर्टेड सेंटेंस से क्या मुराद है? अब आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। अब ये कौन सा सेंटेंस है? Assertive sentence. दैट इज अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, तो अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? Exclamatory. एक्सक्लेमेटरी। यानी हाउ और हाउ के बाद जो सेंटेंस था दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, उसको मैंने क्या कर दिया, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। हाउ के बाद इन्वर्टेड सेंटेंस। अब इन्वर्टेड किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस देता हूं, आपको आपने उससे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। ही ब्यूटीफुली प्लेड द पियानो। अब इसमें से इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओ। हाउ ब्यूटीफुली हम्म, हाउ ब्यूटीफुली played the piano. He ही played the piano. प्लेड द पियानो। ठीक है। तो अब ये अब इन्वर्ट कर दिया ना सेंटेंस को मैंने, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जी बिलाल। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हम्म, ये जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो अमेजिंग वगैरह इनके बाद लगता है या सेंटेंस के एंड पे लगता है? अगर तो देखो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के कितने तरीके बताए हैं। हम्म, टू। बिलाल, बिलाल, जी सर। जी बेटा जी। कितने कितने तरीके बताए हैं मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के? टू। दो बताए हैं। पहला तरीका कौन सा बताया है कि आप किसी भी सिंपल सेंटेंस के, जैसे मैं यहाँ पे था, लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, और लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी के शुरू में मैंने लगा दिया वाओ लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इसके बाद आगे फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप भी लग सकता है और इंटरजेक्शन भी लग सकता है। ये जब मैं आपको इंटरजेक्ट और सर एक्सक्लेमेशन, अगर एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो वाव के आगे से हटाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये जब मैं आपको इंटरजेक्शंस पढ़ा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने तकरीबन एक ही सेंटेंस को 7-8 दफा लिख के आपको मैंने उस के ऊपर प्रैक्टिस करवाई थी। डू यू रिमेंबर दैट? आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यस क्लास, सर। ठीक है। Yes, तो sir. आप यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। तो इंटरजेक्शंस जो होते हैं या जो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के पढ़ता हूँ तो फिर ये होगा वाओ लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा वाओ लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो फिर आपको ओके सर। दोनों एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना इंटोनेशन पैटर्न जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आप ओके दोनों सर। दोनों तरीके से कर सकते हैं। और जब आप व्हाट एंड हाउ स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, ये जो मैंने आपको व्हाट एंड हाउ स्ट्रक्चर बताया है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि उस सूरत में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हमेशा एंड पर आता होता है। सही हो गया? ओके सर। ओके। और उसके बाद ये हमारी हो गई 4 टाइप्स। इसके अलावा एक टाइप होती है, ठीक है, जिसके मतलब बच्चों ने रोला डाल दिया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनको द विश एंड प्रेज सेंटेंसेस कहा जाता है। यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को कोई दुआ दे रहे होते हैं, जैसे मे यू गेट वेल सून, और मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह बी विद यू, ठीक है, मे अल्लाह गिव यू हिदाया, ठीक है, वगैरह वगैरह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हम लोग एक सेपरेट टाइप के तौर पर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, ये बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और डेक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, एक ब्लेंड होता है। मतलब जब आप कहते हैं कि मे अल्लाह ब्लेस यू,
मे अल्लाह ब्लेस यू। अब इसमें क्या है कि आप एक तो डिक्लेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डिक्लेयरिंग योर लव, ठीक है, डिक्लेयरिंग योर लव एंड रिक्वेस्टिंग अल्लाह टू ब्लेस दैट पर्सन। इसमें मतलब ना जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, ये बेसिकली जो अभी हमने चार बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं उसमें इंट्रोगेटिव को छोड़कर बाकी डेक्लेरेशन, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों का ना ये एक ब्लेंड होता है, इसमें तीनों चीजें आ रही होती हैं, तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट टाइप के तौर पर नहीं पढ़ते। समझ आ रही है ना? सर जी जी। सर जैसे एक सेंटेंस है शी प्रेड फॉर हर रिकवरी, अब ये ऑप्टेटिव तो नहीं होगा? नहीं, ये सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ओके। अच्छा सर, गेट वेल सून क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है? जी बिल्कुल, गेट वेल सून जो है दैट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर कभी कभी ये हिडन भी होते हैं ऑप्टेटिव। हिडन कैसे होते हैं आयशा? हिडन तो नहीं होते, ऑप्टेटिव क्यों हिडन होते हैं? ऑप्टेटिव जो हैं इसमें ये यासीन याकूब खान इज रिक्वेस्टिंग यू टू अलाउ मल्टीपल प्रेजेंटर्स टू शेयर। वाई शुड आई अलाउ मल्टीपल प्रेजेंटर्स टू शेयर? तुम कोई गंदी चीज चला दो तो फिर तुम कोई पीछे से जो है ना वो मीम चला दो, फिर मैं किधर जाऊंगा? मैं तो रुसवा हो जाऊंगा क्लास में। ऐसा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं करने दूंगा। सर डबल एक्सक्लेमेशन कह सकते हैं, लाइक वाओ हाउ ब्यूटीफुल द लाहौर इज। हाउ, एक तो लाहौर के साथ दा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल बना सकते हैं वाओ हाउ ब्यूटीफुल ही इज अमेजिंग, वाओ ही जस्ट डिड मार्वलस। तो आप बना सकते हैं डबल डबल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कभी कभी कमेंटेटर्स जो है वो 3 दफा वाह 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 करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे कमेंटेटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, इसी तरीके से माएँ बहुत ज्यादा करती हैं। ठीक है, माएँ जो है जब बच्चे को चोट लग जाती है तो वो माँ जो है ना वो अपने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो पूरे इंटरजेक्शंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी प्रेसिव सेंटेंस नोट का ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फिर अम्मा सेल लगा देती हैं। ठीक है, हाँ मेरा बच्चा क्या हो गया, हाँ माँ माँ सदके जाए। ठीक है, तो ऐसे फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस निकल रहे होते हैं कि बंदा कहता है यार अम्मा को क्या हो गया, अम्मा तो शायर बन गई। ठीक है, तो पंक्चुएशन जो है सर, पंक्चुएशन जब हम करते हैं तो हम डबल एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of today's lecture, and that is basically the types of the sentences based on structure. अब स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी सेंटेंस की चार टाइप्स हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो स्ट्रक्चर वाइज हम बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं, हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, जिसकी जिसकी बेस पे हम ये चेक करते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। हम देखते हैं उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस, यानी आपके सामने एक सेंटेंस आ गया, अब आपने उसको चेक करना है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके पास सामने एक सेंटेंस आ गया, आपने चेक करना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो आप उसमें देखेंगे सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी वो ये देखनी है कि आपने उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस कितनी। फिर आपने देखना है टाइप्स ऑफ दोज क्लॉजेस। बुनियादी तौर पर सेंटेंस की दो ही टाइप्स होती हैं ना, ठीक है, मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपने लेट सपोज एक सेंटेंस आपके सामने आया, उसमें चार क्लॉजेस थी, आपने देखना है उन चारों में से मेन कितनी है, सबऑर्डिनेट कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर सेंटेंस की चार टाइप्स बनती हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जनाबे अली, जो सिंपल सेंटेंस होता है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज होती है। इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक क्लॉज होती है सिर्फ, और एक क्लॉज पूरा का पूरा मीनिंग जो होता है वो कन्वे कर रही होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें जरूर होते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है ये ऑप्शनल होते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस बताई है ना, तो बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, बाकी साथ में उसके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जैसे शी रीड्स बुक्स, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। तो अब इसमें एक एक क्लॉज है, ओनली वन मेन क्लॉज। when you have only one main clause, that is a simple sentence.
and when you have more than one clauses and all the clauses are independent clauses, तो फिर वो क्या बनता है, वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस की जरा डेफिनेशन को देखें, इट हैज टू और मोर independent clauses joined by a coordinating conjunction or a semicolon। क्योंकि सेमीकॉलन जो होता है ना, ये भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो वही वाला काम करता है जो एक फुल स्टॉप कर रहा होता है। लेकिन ये है कि फुल स्टॉप लगाने की बजाय आप सेमीकॉलन लगा देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप ने आपने लगा दिया तो फुल स्टॉप दीवार की तरह होता है, फुल स्टॉप लगा दिया समझ लो कि वहां पे सेंटेंस खत्म हो गया, अब उससे आगे अगला सेंटेंस शुरू होगा। लेकिन फुल स्टॉप की बजाय आपने दरमियान में सेमीकॉलन लगा दिया तो फिर उससे यह हुआ कि वो अगला पिछला जो पार्ट था वो मिलकर एक ही पार्ट बन जाता है। उर्दू में सेमीकॉलन को राब्ता बोलते हैं। उर्दू के रमूज़े औकाफ आपने पढ़े होंगे, उसमें जो सेमीकॉलन होता है ना उसको राब्ता कहा जाता है। तो राब्ते का मतलब यही है कि दो चीज़ों को आपस में आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर लिया। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट करना, मतलब यार कोऑर्डिनेट कर लेना मेरे साथ, यानी मेरे साथ राब्ता कर लेना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का और सेमीकॉलन का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। ये आपको एक नई चीज़ यहाँ पे पता चल गई। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस का, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरम्यान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो क्या बन जाता है, फिर कौन सा सेंटेंस बन जाता है, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये बात याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जितनी भी क्लॉजेस हों, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 1000, 1,00,000, वो उन तमाम क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर एक भी क्लॉज उसमें से डिपेंडेंट निकल आई तो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तमाम क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज होना जरूरी है। तीसरा मिसाल के तौर पर, अली लाइक्स क्रिकेट एंड ही प्लेज इट वेल। तो अली लाइक्स क्रिकेट इसमें पहली मेन क्लॉज हो गई, एंड इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, ही प्लेज इट वेल दूसरी मेन क्लॉज हो गई। द वेदर वॉज बैड सो वी स्टेड इनडोर्स। द वेदर वॉज बैड इसमें पहली मेन क्लॉज है, सो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वी स्टेड इनडोर्स इसमें क्या है, सेकंड मेन क्लॉज है। So two main clauses connected with a coordinating conjunction, so that will become a compound sentence। अब आप कह रहे हो कि सर सेमीकोलन वाले की भी एग्जांपल दे लें, तो मैं सेमीकोलन की एग्जांपल दे देता हूँ। इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, वी, ठीक है, वी प्रीफर्ड टू प्ले प्ले इनसाइड। तो मतलब दो, सेमीकोलन का रूल आगे मैं आपको पंक्चुएशन में भी बताऊंगा, जब दो क्लॉजेस आपस में मीनिंग के एतबार से कनेक्टेड हो, मीनिंग के एतबार से मतलब वो दोनों का मीनिंग जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो, तो वहां पे आप दरमियान में सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं फुल स्टॉप लगा के इसको अलग से भी लेके जा सकता हूँ, फिर वो दो सेपरेट सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो मैंने इनको सेमीकोलन के जरिए कनेक्ट कर लिया, तो अब ये एक क्लॉज, ये दूसरी क्लॉज, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सर सेमीकोलन और ही प्लेज, कंजंक्शन का एक मिनट सर, ही मतलब प्लेज वेल डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्योंकि इट अननोन है। नहीं तो देखो, ही प्लेज वेल जो है इसमें तो आप किसी चीज के खेलने की बात नहीं कर रहे, आप इन जनरल उसके मुतालिक बात कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेलता है, वो बहुत अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, वो बहुत अच्छा खाता, वो बहुत ज्यादा खाता है। जब जनरल आप बात कर रहे होते तो फिर ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं होती। जब मैं कहता हूँ वो बहुत ज्यादा खाता है, वो बहुत ज्यादा खाता है, मैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। ही प्लेज इट वेल है, नहीं, इट अननोन तो नहीं होगा ना। देखो, इट आप जब भी यूज करेंगे, इट आप जब भी यूज करेंगे, इट आप जब भी यूज करेंगे तो उसका, यार ये कौन बोल रहा है पीछे से, बेटा माइक अपना बंद करें, जब आपने सिर्फ बात करनी हो तब माइक ऑन किया करें। जब आप देखो इट आप कब यूज करोगे, आप कहोगे ना कि ही लाइक्स लूडो, ही प्लेज इट एवरी डे, तो तब आप इट यूज करेंगे ना। और ये इट जो है ये वापस किसी न किसी स्ट्रक्चर की तरफ रेफर कर रहा होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है या इसका मीनिंग जो है वो हाफ है। उस इट का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा, ठीक है। Zulfikar is asking कि sir in the second example can we use semicolon? Yes, in the second example you can use semicolon because सर तो
सेकंड सेंटेंस स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ही प्लेज इट एवरी डे। आप पूछेंगे कि व्हाट, क्या चीज खेलता है, तो फिर आप उसका जवाब तो दे दोगे कि लूडो। लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर जो है, इसको एक पूरी क्लॉज की जरूरत है या सिर्फ एक नाउन की जरूरत है अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए? नाउन की। तो हमने डिपेंडेंट क्लॉजेस के, अच्छा, और मैं आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। बिकॉज आई वॉज बिकॉज आई वॉज इन द क्लास। बिकॉज आई वॉज इन द क्लास। क्या कोई एक लफ्ज ऐसा है, खाली एक नाउन या एक वर्ब या एक एडजेक्टिव, जो आके इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा कर दे? या मुझे पूरी क्लॉज लेकर आनी पड़ेगी? पूरी बताओ। क्लॉज लेकर आनी पड़ेगी। जब तक मैं यहां पर पूरी क्लॉज नहीं लेकर आता, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। मुझे बताना पड़ेगा आई टॉट, या फिर बिकॉज आई वॉज इन द क्लास, आई डिडंट अटेंड द मीटिंग। पूरी क्लॉज लेकर आनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सेंटेंस की इंटरनल एम्बिग्विटीज होती है ना, जैसे इट का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लॉज जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, और उसको उसका पूरा मीनिंग तब तक वाज़ेह नहीं होता जब तक आप उसको एक किसी मुकम्मल क्लॉज के साथ अटैच नहीं करते। जी हुजैफा। सर ये जो आपने ये रखा है सेंटेंस, इट वाज रेनिंग आउटसाइड वी प्रेफर टू प्ले इनसाइड, इसमें सेमीकोलन बीच में यूज किया है, तो जब हाँ। सेमीकोलन आएगा तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि सेमीकोलन जो होता है ना, ये इन इटसेल्फ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर काम करता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला ही काम करता है। ठीक है। इसके बाद आपको अलग से जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर मैंने यही बताया ना कि आप इसमें क्या करते हैं कि इट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड इट्स ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अ सेमीकोलन। या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है या सेमीकोलन आता है। अच्छा, देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें एक मेन क्लॉज सिर्फ एक होती है, और जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो एक दो तीन चार जितनी मर्जी हो। कॉम्प्लेक्स के लिए शर्त यह है कि मेन क्लॉज एक होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। एक मेन क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी कैंसल द ट्रिप। ठीक है। यानी जहां पर भी आपको एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज ये नजर आए और मेन क्लॉज एक ही हो, तो इसका मतलब यह है कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई विल वेट अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। तो अब इसमें आई विल वेट इज द मेन क्लॉज, अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क जो है ये क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या डिपेंडेंट क्लॉज भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड का मैंने आपको कंपाउंड के मतलब क्या बताया कि कम से कम सर ये उसमें दो clause होते हैं। लास्ट एग्जांपल दोबारा समझाएं सर। देखो, आई आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा कब तक? until you finish your homework। तो until you finish your homework जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है। तो वन मेन क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। हाँ। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस का मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लॉजेस होती हैं। कॉम्प्लेक्स का क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और कम से कम एक या एक से ज्यादा क्या होती हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है। यानी दो मेन क्लॉजेस हों और कम से कम उसमें एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो फिर वो क्या बन जाता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। जैसे ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज लेट। अब ऑल्दो इट वाज लेट कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट है?
मेन क्लॉज Subordinate clause. सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज कैसे होगी? अगरचे अगरचे देर हो चुकी थी, अगरचे देर हो चुकी थी, हाउ इट इज अ मेन क्लॉज? ऑल्दो देखो इतना बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो आपने बेटा इसको कैसे देखे बगैर ही कह दिया कि ये मेन क्लॉज है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग जो है वो इसलिए गलती करते हैं क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर होता है उसको गौर से देखते ही नहीं है और जल्दबाजी में जवाब दे देते हैं। तो पेपर में बेटा आपने ऐसे नहीं करना। तो ऑल्दो इट वाज लेट कौन सा स्ट्रक्चर है? एक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सबॉर्डिनेट स्ट्रक्चर है। उसके बाद वी कंटिन्यूड आवर वर्क, हमने अपना काम जारी रखा। ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। वन मेन क्लॉज, वन सबॉर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, एंड इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड वी फिनिश्ड इट ऑन टाइम, ये दूसरी मेन क्लॉज। दो मेन क्लॉजेस, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अगले सेंटेंस को देखें। आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक कौन सा सेंटेंस है? कौन सी क्लॉज मेन है? क्लॉज। मेन क्लॉज है। क्लॉज। बट माई फ्रेंड कॉल्ड मी, तो बट इसमें सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट। नहीं, बट इसमें कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? डिपेंड। हाँ, नहीं सर। इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड मोइस। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गई। बिफोर आई कुड फिनिश इट, बिफोर आई कुड फिनिश इट कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट। सबॉर्डिनेट। तो दो मेन क्लॉजेस, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम पंक्चुएशंस की बात करें तो जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग एंड करते होते हैं फुल स्टॉप पे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सर हाउ इट इज डिपेंडेंट क्लॉज? यार देखो, बिफोर आई कुड फिनिश इट, इससे पहले कि मैं उसको खत्म करता, इससे पहले क्या मैं उसको खत्म करता। अब इसमें बिफोर को देखो ना, बिफोर एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज शुरू शुरू हो रही है तो हम उसको सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज ही बोलेंगे ना। हमाद, इज दैट क्लियर? ओके। जो डेक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम फुल स्टॉप पे खत्म करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चन मार्क पे खत्म करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म करते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें वी यूज कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इफ द क्लॉजेस आर लॉन्ग। बड़ी क्लॉज हो तो फिर हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम लोग कॉमा भी यूज कर लेते हैं, वरना आप ना भी यूज करें तो दैट्स नॉट अ बिग डील। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें कॉमा रूल मैं आपको Excuse me, ऑलरेडी sir. बता चुका हूँ। जी जी। Sir, एक sentence है that you can either write an essay or complete your chapter. सर तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा? सिंपल होगा, कंपाउंड होगा या एक मिनट, कॉम्प्लेक्स होगा? एक मिनट। यू कैन Either write an essay either write an essay or or complete your chapter. complete Complete your chapter. complete your chapter। Your chapter. Chapter. ओके, अब मुझे बताओ कि Yes. इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। Sir, You. you. अच्छा, यू कैन, कैन इसमें क्या है? वर्ब। ठीक है। May. हाँ, अब इसमें ईदर और जो है ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। Yes. और राइट एन ऐसे और कंप्लीट योर Yes, चैप्टर, sir. ये दोनों जो है, ये दोनों बेसिकली क्या है? इसमें ईदर और के जरिए आपने दो जो वर्ब फ्रेजेस हैं, ये एक वर्ब फ्रेज है और फिर उसके साथ आपने एक दूसरी वर्ब फ्रेज ले ली है। और इन दोनों वर्ब फ्रेजेस के पास सब्जेक्ट कितना है? दोनों वर्ब फ्रेजेस का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। ठीक है, दोनों वर्ब फ्रेजेस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? Yes, sir. एक ही है। तो एक ही है। एक सब्जेक्ट दो वर्ब फ्रेजेस ले सकता है, लेकिन उससे दो क्लॉजेस नहीं बन जाती होती। क्लॉज इसमें एक ही है। सर ये क्लॉजेस नहीं है, दो सिर्फ फ्रेजेस। ये ओके एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस के सर, अंदर तो फिर दो इसको वर्ब सिंपल फ्रेजेस हैं। सेंटेंस करेंगे ना?
दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके ठीक है, सर। हाँ, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। यस सर, समझ आ गई। हाँ, ओके। अब थैंक यू सर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हवाले से जो कॉमा रूल है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी प्लेस अ कॉमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन इट कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि अगर सेंटेंस जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से शुरू हो रहा है तो जहां से मेन क्लॉज शुरू हो रही होगी वहां पे कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज से सेंटेंस को शुरू कर रहे हो तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां से शुरू होता है तो उसके साथ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। एंड देन यू हैव टू डू दीज वर्कशीट्स। पहली जो है इसमें आपने आइडेंटिफाई करनी है टाइप फंक्शन वाइज। दूसरी जो वर्कशीट है उसमें आपने स्ट्रक्चर वाइज इसकी जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो थर्ड है दैट इज अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू दिस सेंटेंस इज गिवन, आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है तो आपने इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद दोनों को आप इन तीनों को मिला के आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये तीनों वर्कशीट्स जो हैं ये आपने सॉल्व करनी है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंडीशनल्स। सर जी, सर एक सेंटेंस है, शी वॉज लेट बिकॉज शी वाज लेट because she got up she was late because got she missed the bus। हाँ, तो अब इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों मतलब इनडिपेंडेंट है, तो ये फिर इसमें कौन सा सेंटेंस? हाउ हाउ यू से कि इसमें कंजंक्शन यूज नहीं हुआ? नहीं, बिकॉज कंजंक्शन यूज हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना जरूरी तो नहीं होता। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना तो सिर्फ तब जरूरी होता है जब आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो। देखो इसमें तो ये शी वाज लेट, इसमें एक मेन क्लॉज है, हम्म बिकॉज शी मिस द बस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ओके, ठीक है, मतलब जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो कंपाउंड ही होंगे। यस, कंपाउंड होंगे या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके। ओके भाई, सारे बच्चे ला हौला वला कुव्वत पढ़ लें, क्लास में कोई शैतान घुसा है। रहो भाई, आपको हम निकालेंगे नहीं, तो विल सी कि आप कितनी एक बदतमीजी कर सकते हैं या आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप किस हद तक गिर सकते हैं। वी विल सी दैट। ठीक है, विल नॉट थ्रो यू आउट, विल जस्ट सी कि हाउ चीप यू आर और हाउ फॉल यू कैन गो टू डिस्टर्ब अ क्लास। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि जो वर्कशीट नंबर 3 है उसको सॉल्व करवा दें। तो वर्कशीट नंबर 3 जो है इसका मैं आपको एक सेंटेंस में आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आई फिनिश माई होमवर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। तो अब आपने कंपाउंड बनाना है तो आप दरमियान में कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना लगा के जो अप्रोप्रिएट हो। So, आप I went to हाँ, आई फिनिश माई होमवर्क एंड आई वेंट आउट टू प्ले। देन सर लिख सकता है। जी नहीं, देन 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 कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है ना। आफ्टर देन तो ट्रांजिशनल डिवाइस है। for ठीक है, माय वर्क अब इसको आपने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो ही नो मिस द ट्रेन। ठीक है, बिकॉज ही मिस द ट्रेन ही वॉज लेट। ठीक है सर जी, व्हेन वी आर चेकिंग इंडिपेंडेंस ऑफ अ क्लॉज वी हैव टू चेक इट वाया चेकिंग इट अलोंग विद द कंजंक्शन और विदाउट द कंजंक्शन। देखो, जो सेकंड क्लॉज होगी ना हमार, जो सेकंड मेन क्लॉज होगी उसके उसके शुरू में उसके उसके हेड पे या उसके नेक पे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। लेकिन जो पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो तो ऑब्वियसली बगैर किसी कंजंक्शन के शुरू हो रही होगी। देखो, जब बचपन में हम लोग वो ब्लॉक्स के जरिए ट्रेन बनाया करते होते थे तो जो पहला ब्लॉक होता था उसके सर पे तो कुछ भी नहीं होता था ना, उसकी टेल के साथ हम लोग पिछले ब्लॉक को जो है वो अटैच किया करते होते थे। तो मेन क्लॉज जो है उसकी जरूरी नहीं है कि मेन क्लॉज के शुरू जहां मेन क्लॉज हमेशा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही होगी, पहली क्लॉज तो नहीं शुरू होगी, लेकिन जो सेकंड मेन क्लॉज होगी उसके उसके पास जो है वो एक मेन क्लॉज का एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना जरूरी है।
ठीक है, तो सर सेकंड वाला इसका हम ये लिख सकते हैं कि बिकॉज ही वाज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, या नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, ओके। अब इसमें ये वाला जो है, शी enjoys पेंटिंग एंड हर ब्रदर loves म्यूजिक बिकॉज दे ऑफ्टन कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब इसको इंट्रोगेटिव में तब्दील करना हो तो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, इज शी प्रिपेयरिंग फॉर हर Is she एग्जाम। preparing? हाँ, अब इसको आपने एक्सक्लेमेटरी में बनाना है तो सीनरी इज ब्यूटीफुल, आप ये कह सकते Wow, हैं the कि scene is beautiful. व्हाट आ, या Beautiful Beautiful scenery it scenery is. is. हाउ ब्यूटीफुल This Scenery scenery it is. is. द सीनरी इज। ठीक है, Yes, sir. हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज। ठीक है। वो जो एक भाई साहब आए थे, शापर शापर कह रहे थे, मिल गया उनको शापर? हम्म, बंदा शॉपर लेने आया था यहाँ पे। शापर में खुद डर गया सर। Excuse me, sir. जी जी। वो जो अभी आपने लास्ट पार्ट करवाया है उसमें हम वट लगा सकते हैं कहाँ पे? यहाँ इस जगह पे? सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बट वट. हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ओके सर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन देखो, व्हाट का मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट के बाद क्या आती है? नाउन फ्रेज आती है। और हाउ से जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं, तो हाउ से जब स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? द सीनरी इज ब्यूटीफुल को आप क्या कर देते हैं? इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी। थैंक यू सर. ओके, ऑलराइट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, इस तरह भी बना सकते हैं जी, बिल्कुल। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, इस तरह भी बना सकते हैं। अच्छा, बस ये कंडीशनल्स को कर लें, 10 मिनट में हम लोग कंडीशनल्स को इंशाल्लाह कर लेंगे। कंडीशनल्स की जनाब आली, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, सर क्या हुआ है, आप भी मेरी क्लास टीचर की तरह, मेरी क्लास टीचर की तरह इशारे इशारे में उससे बात करते हैं। ओके, आप तब सो रहे थे, क्लास में एक बच्चा आया था, वो शरारतें कर रहा था, तो उसको आई वाज रोस्टिंग, तो वो मेरे ख्याल में भाग गया वापस। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस अभी फोकस करें। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना बेटा, ये बेसिकली, इसका पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये दे आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहले नंबर पर तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक मेन क्लॉज होती है और एक क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, यस सर. अब कंडीशनल सेंटेंसेस में होता यह है कि जो मेन क्लॉज होती है ना, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज यानी कि जो मेन क्लॉज के अंदर आपको जो चीज बताई जा रही होती है, उसकी को उसके साथ किसी न किसी दूसरी सिचुएशन को कंडीशन किया गया होता है, यानी कि शर्त लगाई जा रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ये एक सिंपल सी बात होगी। और मैं अगर साथ ये कह देता हूं, मैं आपको 10 रुपए दूंगा अगर आप ये वर्कशीट मुकम्मल करते हो, तो अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस हो गया। यानी कि इसमें मैंने अपनी असल बात को किसी एक दूसरी बात के साथ कंडीशन कर दी है, मशरूत कर दी है। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अभी जो मैंने आपको कहा ना, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, ठीक है, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, तो अब मैं आपको 10 रुपए दूंगा, अगर मैं खाली की बात करता हूं तो फिर तो ये बात पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा अगर आप मेरी बात मानते हो, तो अब फिर क्या हो गया? अब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई है। अब ये ऐसा नहीं कि आप कहेंगे सर आपने कहा मैं 10 रुपए दूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आप ये काम करोगे तो फिर 10 रुपए मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को ये एक्सप्रेस करते हैं और उनके पॉसिबल आउटकम्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड दे टिपिकली आर कंपोज्ड ऑफ टू क्लॉजेस। एक इसमें इफ क्लॉज होती है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब, कंडीशन को डिस्क्राइब करती है, और इसमें मेन क्लॉज होती है जो कि रिजल्ट को डिस्क्राइब करती है इफ द कंडीशन इज मैट। और इसकी बुनियादी तौर पर जो है वो 4 टाइप्स होती हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ाई जाती है, मिक्स कंडीशनल। बेशक आप मिक्स कंडीशनल को स्किप भी कर दें, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये फर्स्ट 4 टाइप्स जो हैं इनका आपको जानना इनके मुतालिक बहुत जरूरी। मैं क्विकली करवाऊंगा बिकॉज दे आर वेरी इजी। अब जो जीरो कंडीशनल्स होते हैं,
दे आर यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स, फैक्ट्स और द रूल्स ऑफ नेचर। यानी कि जो बातें हकीकत पर मबनी होती हैं, वो सिचुएशंस के जिसमें अगर शर्त पूरी हो तो रिजल्ट एग्जैक्टली आता ही आता है। जैसे इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल्स। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक ट्रूथ है। इफ चिल्ड्रन ईट टू मच शुगर दे बिकम हाइपर एक्टिव। अब ये भी एक साइंटिफिक रूल बेस्ड रिसर्च बेस्ड एक फैक्ट है। तो अब यहाँ पे कंडीशनल्स के हवाले से जो चीज समझने वाली है या जो चीज याद रखने वाली है वो है इनके रूल्स। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जीरो कंडीशनल में क्या होता है? जो इफ क्लॉज होती है इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है और रिजल्ट क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। व्हेन बोथ ऑफ द क्लॉजेस आर इन प्रेजेंट सिंपल दैट इज अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। फिर उसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉसिबिलिटी, पॉसिबल और लाइकली सिचुएशंस इन द फ्यूचर एंड देयर रिजल्ट्स। एक ऐसी चीज जो पॉसिबल हो, ठीक है, जिसका हो सकना मुमकिन हो, 100% पॉसिबल, 100% श्योर ना हो लेकिन पॉसिबिलिटी पाई जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ क्लॉज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जीरो में भी इफ के अंदर जो है इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। तो जीरो में और फर्स्ट में ये चीज सेम होती है। फर्क कहां पर होता है? रिजल्ट क्लॉज के अंदर। जीरो कंडीशनल में रिजल्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है और फर्स्ट कंडीशनल के अंदर जो रिजल्ट क्लॉज होती है वो फ्यूचर सिंपल में होती है, विल प्लस बेस फॉर्म। जैसे इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसल द पिकनिक। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो जब इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो और रिजल्ट क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस हो तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। देन वी हैव द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड दे आर, इनको हम लोग ना गपबाजी वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। दे आर यूज टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल यानी फर्जी और अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसी चीजें जिनका प्रेजेंट में या फ्यूचर में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ना होने के बराबर है। वो नहीं होता अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं ये कर देता, मैं आपकी जगह होता तो मैंने ये कर देना था, मैं वहां होता तो मैंने ये कर देना था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको सेकंड कंडीशनल्स कहा जाता है। अब सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? जो इफ क्लॉज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है और रिजल्ट क्लॉज के अंदर वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे इफ आई हैड ₹1,000,000 आई वुड बाय अ हाउस। भाई ना है, ना खरीद सकूंगा, अगर मेरे पास होते तो मैं ये कर लेता। मतलब एक फर्जी बात कर रहे हैं आप। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड मेक फ्री एजुकेशन इन अ प्रायोरिटी। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई और ही, वैसे तो होता है ना कि इफ ही वाज, लेकिन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वर यूज होता है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि इफ आई वाज योर फ्रेंड, ठीक है, इफ आई वाज योर फ्रेंड आई वुड गिव यू आई वुड गिव यू माई फोन। तो अब ये यहां पे आपने आई के साथ वर लगाना है। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड गिव यू माई फोन। वाज नहीं लगाते, ये बात आपने याद रखनी। इफ ही वाज द, नहीं 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 नहीं, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर होगा, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम लोग वर ही लगाते होते हैं, वाज नहीं लगाते होते। सिंगुलर्स के साथ भी वर लगता है। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब, इनको हम लोग ना रिग्रेट पछतावा, दे आर यूज टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। वो जो आपने कहते हैं साथ साथ पढ़ लिया होता तो आज ये ना होता, अगर मैं साथ साथ पढ़ लेता तो आज मेरे इतने नंबर आ जाते, अगर मैं वो सवाल ठीक कर देता तो ये हो जाता। मतलब ना आपने ठीक किया, अब आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है थर्ड कंडीशन का? इफ के साथ आती है पास्ट परफेक्ट टेंस और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, जी बिल्कुल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ही होगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एंड पॉवर्टी, आई वुड गिव फ्री एजुकेशन वगैरह वगैरह। सर हम्म आपने बोला है कि आई के साथ भी वर यूज होगा, तो ये जो सेकंड कंडीशनल है इसका जो पहला सेंटेंस है इधर तो हैड यूज हुआ हुआ है। तो या देखो, अगर अगर आ रहा हो तो यहाँ पे देखो सेंटेंस डिफरेंट भी तो हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं कि इफ द किड्स प्लेड हॉकी दे वुड
दे वुड विन द मैच। तो हर दफा पास्ट के अंदर जो है, हर दफा पास्ट के अंदर वाज वर्ब तो नहीं आता होता ना, पास्ट के सेंटेंस बनाने की और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पॉसिबिलिटीज जिसमें वाज या वर लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। ओके सर। तो उन पॉसिबिलिटीज में हम लोग वाज यूज नहीं करते, वर यूज करते हैं। बट इट ओके डजंट मीन कि हमेशा हम लोग वर ही लगाते हैं। वाज और वर में जहां पे चूज करना होगा वहां पे वर लगता है। ओके, थैंक यू तो सर। थर्ड कंडीशनल का अभी स्ट्रक्चर्स को देखें। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और रिजल्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द टेस्ट। इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। पेपर में आपसे क्या होता है? पेपर में आपसे यही चार टाइप्स पूछी जाती हैं और आपसे वो सेंटेंस दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। तो आपको फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये पता होने चाहिए। जीरो में दोनों प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल, सेकंड कंडीशनल में पास्ट सिंपल वुड और वुड, और थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको आप इसकी फर्दर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो मिक्स कंडीशनल होते हैं, मिक्स कंडीशनल में आप क्या करते हैं? थर्ड कंडीशनल की मेन क्लॉज और सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज को लेके आप सेंटेंस बना लेते हैं। यानी कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और रिजल्ट में अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो मिक्स हो जाएगा। यानी थर्ड कंडीशनल में, थर्ड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज जो है उसमें आप सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट क्लॉज लगा दें तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी क्लास तब्दील हो जाएगी और वो क्लास क्या बन जाएगी? मिक्स कंडीशनल। जैसे इफ शी हैड गॉन टू मेडिकल स्कूल शी वुड बी अ डॉक्टर नाउ। इफ आई वर मोर कॉन्फिडेंट आई वुड हैव स्पोकन अप इन द मीटिंग। तो अब ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? लास्ट वाला ये थर्ड कंडीशनल है और ये जो फर्स्ट वाला है ये मिक्स कंडीशनल है। अब इसके रूल्स ये हैं कि वी ऑलवेज यूज अ कॉमा आफ्टर द इफ क्लॉज इफ इट कम्स फर्स्ट। ये वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले रूल्स इस पे अप्लाई होंगे कि अगर आप इफ क्लॉज से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो रिजल्ट क्लॉज जहां से शुरू हो रही होगी वहां पे आप कॉमा लगाएंगे। एंड नो कॉमा इज नीडेड इफ द मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट। जैसे यू विल सक्सीड इफ यू स्टडी, तो यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। और यू नीड टू नेवर मिक्स द वर्ब टेंसेस विद इन द सेम क्लॉज। एक ही क्लॉज के अंदर आपने वर्ब टेंसेस को तब्दील नहीं करना होता। यानी मेन क्लॉज के अंदर जो है वो आप ये ना करें कि मेन क्लॉज के अंदर टेंस को तब्दील कर दें। एंड वी यूज वर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। ये मैंने रूल आपको यहाँ पे समझा दिया। एंड नाउ यू हैव द एक्सरसाइजेस। देयर आर 3 exercises, you will do that and finally we are done with chapter number 2 as well. अब मेरी बात को तवज्जो से सुने। अब आपने क्या करना है? आपने मुझे कल रात तक आपने सेकंड चैप्टर की जो वर्कशीट्स हैं ये आपने मुझे सॉल्व करके भेजनी है और मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में जो आपकी असेसमेंट है, सेकंड चैप्टर की असेसमेंट, वो आपके साथ में 50 MCQs की शेयर कर दूंगा, वो भी आपने सॉल्व करनी है। तो इस वीकेंड पे आपके साथ पास अच्छा खासा काम होगा। सर ठीक है? ये आपने पहले भेजी मैं ग्रुप में क्या चीज? ये जो चैप्टर्स है? ये वाला चैप्टर भेजा हुआ है, अच्छा अच्छा, इन चैप्टर्स की। इन चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी वर्कशीट्स और चैप्टर नंबर 2 की जो असेसमेंट है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 की जो असेसमेंट है। सर जी जी, सर आप ये एंड चैप्टर ऑफ द नंबर सेशन ये चैप्टर पीडीएफ में नंबर सेंड कर सकते हैं सर? क्या चीज? एंड ऑफ द सेशन ये पीडीएफ में सब सेंड कर सकते हैं, ये जितनी भी स्लाइड्स वगैरह हैं? एंड ऑफ द, जब सेशन आपका एंड होगा तो मैं आपके साथ जो एक फाइल है ना, ये वाली फाइल, ये मैंने इसकी पूरे की एक ही फाइल जो है वो बनाई हुई है। ठीक है? वो आपके साथ में एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा जो कि प्रिंटेबल होगी और 70 पेजेस की। अब ये देखें, ये पूरा एक ही ये 70 पेजेस की फाइल है। ठीक है? इसमें पहले ये चैप्टर नंबर 1 है, फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 है, फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 है और एंड पे फिर ये सारी असेसमेंट्स भी हैं, तीनों असेसमेंट्स। तो ये आपके साथ फिर मैं एंड पे शेयर करूंगा। सर। जी जी। ओके सर, थैंक यू। सर, इसकी जो वर्कशीट नंबर 2 है हाँ हाँ,
इसका 4 वाला जो क्वेश्चन है ये आप समझा सकते हैं? किस चीज का? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं कि वर्कशीट नंबर 2 का ये जो 4 वाला है, वर्कशीट नंबर 2, ये ये 4 4 वाला है। वाला, ये नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है इसकी फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर की जो वर्कशीट नंबर 2 है, ये वाला। जी जी, इसका ये जो 4 वाला है, हॉस्पिटल बिकम अ डॉक्टर, इसको किस तरह अरेंज करेंगे ये तो आपका काम था ना करने का, आप मुझसे क्यों करवा रही हो? हम्म? ये होगा ही बिकेम अ डॉक्टर हॉस्पिटल, ही बिकेम अ हॉस्पिटल डॉक्टर। ठीक है, ओके। ये तो आपका सबसे मुश्किल यही वाला था और आपने ये मुझसे करवा दिया। कितनी चालाक हो, बहुत चालाक हो यार। सर आपने बताया था कि आई कैन प्ले में कैन मेन वर्ब है एंड इट इज करेक्ट, बट सर मेरी इंग्लिश टीचर ने बताया कि सेंटेंस में प्ले मेन वर्ब है। सर टीचर तो मार्क्स कट कर लेंगी। चलो इस इन दैट केस आप टीचर की सुन लें। ठीक है, एक 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 स्ट्रक्चर होता है कैटनेटिव वर्ब्स। ठीक है, कैटनेटिव वर्ब, तो इसमें जो आपका कैन होता है ना, इसको कैटनेटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, कैटनेटिव वर्ब। अब कैटनेटिव वर्ब जो है वो आप जाके टीचर से पूछे तो वो उन्होंने शायद सुना ही नहीं होगा, वो कहेंगे ये क्या चीज़ होती है कैटनेटिव वर्ब। तो मॉडल्स के हवाले से आप जो है वो बेशक टीचर की मान लें, मेरी ना माने, मैं थोड़ा सा पागल सा टीचर हूँ। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट बच्चों, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है, आई एम 2 मिनट्स लेट। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू ऑन मंडे अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह या फिर